Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 5th of March 2022. तो गाइज आज है तारीख 5 मार्च 2022 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा, वहां पर कनेक्ट होकर अपनी क्वेरीज को आप मुझसे पूछ सकते हो। और जैसा कि आप लोग को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ वन वर्ड क्वेश्चंस को भी देखते हैं। इसका मतलब क्या है, तो आपको ये वीडियो काफी अच्छे से सुनना है। लास्ट में मैंने आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस को लगा दिया है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो लास्ट में इसको सॉल्व करना, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ मैं इन क्वेश्चंस को काफी अच्छे से सॉल्व कर पाया हूं। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कल वाले क्वेश्चंस की आंसर कीज को देखेंगे, क्योंकि इनका डिस्कशन डेली बेसिस पर चलता है। तो कल की आंसर कीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोग चेक कर सको कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। कल आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि देखो हमारा जो पहला नेशनल फ्लैग है इसको कौन सी तारीख को लहराया गया था। देखो आज के टाइम का नेशनल फ्लैग जो है वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे। बट जो सबसे पहला नेशनल फ्लैग आया था उसमें भी 3 कलर थे, लेकिन वो रेड, येलो और ग्रीन कलर था। कल मैंने डिटेल से बताया था आपको। तो वो फ्लैग सबसे पहली बार कब लहराया गया, तो वो तारीख है 7 अगस्त 1906 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने अनाउंस कर दिया है, इन्होंने बोला है कि हम लोग जन औषधि दिवस को सेलिब्रेट करेंगे हर साल, लेकिन कौन सी तारीख को, तो वह है 7 मार्च को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक कैनाल है जिसका नाम है स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल 2 कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है, वो दोनों कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, तो वो है अफ्रीका और एशिया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखो रिसेंटली मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन काफी चर्चा में है। रशिया यूक्रेन के विवाद के बीच में ये कन्वेंशन चर्चा में आ गया है। बात की गई कि टर्की यहां पर इस कन्वेंशन को एक्टिवेट कर रहा है। देखो यहां पर ये कन्वेंशन की जब बात आती है तो एक मेजर कंट्री का सबसे ज्यादा नाम आता है, वो है टर्की। टर्की ने इस कन्वेंशन को एक्टिवेट किया है। तो आपसे पूछा गया था कौन सी कंट्री ने एक्टिवेट किया, तो टर्की ने एक्टिवेट किया। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट पूछा गया, इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, देखो 1963 में ये कन्वेंशन हुआ था, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, लगभग 2 स्ट्रेट हैं जिनके ऊपर टर्की का पूरी तरह से कंट्रोल आ चुका है। वो दोनों स्ट्रेट कौन कौन से हैं, तो एक है बोस्पोरस और दूसरा है डार्डेनेलिस। आपको पता होगा कल मैंने आपको काफी डिटेल में ये सारी चीजें बताई हैं, क्या इशू चल रहा है, प्लस टर्की का क्या रोल है, यूक्रेन से टर्की ने क्या बोला है और टर्की से यूक्रेन ने क्या बोला है, ठीक है। ये सारी बातें हमने कल डिटेल से जानी थी। तो आई होप आप लोगों ने कल वाला वीडियो देखा है, और देखा है तब आप लोग बहुत आराम से इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे। और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बिल्कुल सही से दिए होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं वही बात बोल रहा हूँ जो कि डेली बेसिस पर बोलता हूं। देखो चाहो तो आप लोग साथ ही साथ नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल ही जाता है, उसको डाउनलोड करना और इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालकर अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना। आर्टिकल बात करता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली को लेकर। अब यहां पर नाम आ गया है एनवायरमेंट का, तो सिंपल सा इतना तो आप सीख ही गए हो डेली पढ़ पढ़कर। यह आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से रिलेट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो अभी हुआ क्या है, न्यूज हम लोग कवर करते हैं। आप देख पाओगे बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली अभी खत्म हुई है, तो मतलब ये असेंबली बैठी थी, इसके अंदर काफी सारे लोग थे, इन्होंने चर्चा करी और उसके बाद इस असेंबली की जो बैठक है वो समाप्त हुई है। अब जब बैठक समाप्त हुई तो यहां पर लगभग 14 रिजोल्यूशंस के बारे में चर्चा की गई है कि हम लोगों को एनवायरमेंट के अंदर इन चीजों को लेकर काम करना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो असेंबली बैठी थी ये 5वीं असेंबली थी, तो 5th यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली है जो कि अभी एंड हुई है। 14 रिजोल्यूशन ये लोग लेकर आए, और वो जो 14 रिजोल्यूशन है वो ये बात करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। और आपको पता होगा हम लोगों ने यहाँ पर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को चूज कर रखा है, जैसे कि नो पॉवर्टी की हम लोग गरीबी को खत्म कर देंगे, भुखमरी को खत्म कर देंगे, जेंडर इक्वालिटी होगी। तो वो सारे गोल्स हैं हमारे, इनको हमें 2030 तक अचीव करना है। तो हम लोग इसको कितना जल्दी अचीव कर सकते हैं, प्लस अपने गोल की तरफ कितनी तेजी से बढ़ सकते हैं, वो सारा डिस्कशन भी यहां पर इस असेंबली में हुआ है। और अब यहां पर जब असेंबली बैठी है, 5वीं असेंबली बैठी थी, तो इसका एक थीम भी था। ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है, खासकर वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो यहां पर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली जो 5वीं वाली है, इसका थीम क्या है, तो इसका थीम है
स्ट्रेंथनिंग एक्शन फॉर नेचर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मतलब कि नेचर के प्रति एक्शंस को और ज्यादा मजबूत कर देना ताकि हम लोग अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जल्द से जल्द अचीव कर पाएं। तो मतलब आप एनवायरमेंट के प्रति जितनी अच्छा काम करोगे, जितने जल्दी यहाँ पर अच्छा काम करोगे, उतनी जल्दी से आप लोग अपने गोल को भी अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर सारी चीजें होस्ट करी गई हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के थ्रू। तो ध्यान रखना, थीम क्या है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे चलते हैं। अब पहले तो देखो, हमने बात की है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली के बारे में। तो सबसे पहली चीज आपको क्या पढ़ना होगा, इस बॉडी के बारे में पढ़ना होगा। देखो, आप लोग न्यूज पढ़ लोगे, बिल्कुल सही बात है, जो कि पढ़नी चाहिए, बट यहां पर आप लोग जब UNEA के बारे में नहीं पढ़ोगे ना, तो एक सबसे बड़ी मिस्टेक रहेगी, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है। और जब भी आप लोग एनवायरमेंट की किताब उठाओगे, एनवायरमेंट की किताब उठाना, मेरे पास अभी रखिए शंकर आयस की, ठीक है, कोई सी भी आप लोग उठा सकते हो, उसको उठाओगे, किताब के पीछे बिल्कुल लास्ट में चले जाना। लास्ट में आपको एनवायरमेंटल से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस के बारे में मेंशन दिया हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद यूपीएससी का सिलेबस उठाना, जीएस पेपर 3 का सिलेबस खोलना, उसमें आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा कि जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड बॉडीज हैं वो आपको कवर करनी है। तो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके बुक्स के अंदर मेंशन्ड है, और एग्जैक्टली ये आपको UNEA के बारे में मेंशन्ड देखने को मिलेगा वहां पर। तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इस बॉडी के बारे में जान लेना। ये जो बॉडी है UNEA, ये बेसिकली एक गवर्निंग बॉडी है, किसकी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की। ये बेसिकली यहां पर आप कह सकते हो दुनिया भर की, दुनिया में से एक हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो कि एनवायरमेंट को लेकर काम करती है। सिंपल सा मतलब यह है कि एनवायरमेंट को लेकर इससे बड़ी कोई बॉडी है ही नहीं। एनवायरमेंट को लेकर जो भी बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं, उसको लेकर दुनिया में इकलौती ऐसी बॉडी ये देखने को मिलेगी। ये जो असेंबली है, मैंने आपको बताया, इसमें अलग अलग मेंबर्स होते हैं जो कि बैठ के डिस्कशन करते हैं। ये असेंबली बनी है लगभग 193 UN मेंबर स्टेट्स के से, ठीक है। तो ये स्टेट्स आपस में बैठते हैं, ठीक है, उसके बाद यहां पर डिस्कशन करते हैं। हर 2 साल में यहां पर ये बातचीत होती रहती है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, अपने एनवायरमेंट को और ज्यादा बेहतर बना सकें, एनवायरमेंट के प्रति काम कर सकें। इस पूरी बॉडी को क्रिएट किया गया था जून 2012 के अंदर, जब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस चल रहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है। तब यहां पर हमने जून 2012 में इस पूरी बॉडी को क्रिएट किया। इसको हम लोग Rio+20 के नाम से जानते हैं, यहां पर आप लोग देख पाओगे, बट ये कुछ खास बात नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना इसको क्रिएट कब किया गया था। क्लियर हुआ? या फिर ध्यान रखना चाहो तो ध्यान रख भी सकते हो। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग Rio+20 के नाम से भी जानते हैं। सिंपल हुआ। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जो भी ये बैठक बैठी, इस असेंबली के अंदर क्या क्या बातें हुई हैं। देखो, इन बातों के अंदर जो भी ये पॉइंट्स हैं, इनमें से 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात करने वाला हूं। जैसे पहला पॉइंट यहां पर आप देखने को मिलेगा, इन सब ने मिलकर डिसीजन किया है कि हम लोग प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करेंगे, प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करेंगे, प्लास्टिक को एनवायरमेंट से घटाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक अपने आप में एक ऐसी चीज है जो कि एनवायरमेंट में डिकम्पोज नहीं हो पाती हमेशा की तरह, मतलब बहुत सालों तक, 100 साल तक वो प्लास्टिक ऐसा एनवायरमेंट में पड़ा रहता है, और वो एनवायरमेंट में पड़ा क्या कर रहा है, पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है, टॉक्सिकनेस फैला रहा है, ठीक है। यहां पर मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, एक पिक्चर मैंने लेकर आया था, यहां पे मैं आप लोगों को दिखाता हूं। जैसे कि मान लो सिंगल यूज प्लास्टिक की जो हम बात करते हैं, तो यहां पे बताया गया 9 ऐसे कारण हैं कि आपको सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं करनी चाहिए। पहला कारण फॉसिल फ्यूल से बन रही है, दूसरा कारण पोल्यूशन खूब दबा के देता है ये जो प्लास्टिक होता है, तीसरा कारण अगर यहां पर ये प्लास्टिक हमारे एनवायरमेंट के अंदर आपने यूज किया और फेंक दिया, तो 100 साल तक यहां पर ऐसा का ऐसा वो पड़ा रहता है। अगर आप लोग ये वाला पिक्चर देखोगे, प्लास्टिक की लाइफ साइकिल कितनी होती है। मान लो एक प्लास्टिक का बैग, एक पॉली बैग, अगर एक पॉली बैग घर पे लेकर आए, उसको यूज किया और उसके बाद फेंक दिया, तो वो 20 साल तक ऐसी पड़ा रहेगा एनवायरमेंट के अंदर, वो यहां पर डिकम्पोज ही नहीं हो पाएगा। उसका जो कॉफी का कप होता है वो 30 ईयर्स तक ऐसी पड़ा रहेगा। प्लास्टिक की जो स्ट्रॉ होती है, जो पाइप होते हैं प्लास्टिक के जिससे जूस वगैरह पिया जाता है, ये एनवायरमेंट में फेंक दिया जाए तो 200 साल तक ऐसी पड़ा रहेगा। मतलब ये जो प्लास्टिक है इसकी लाइफ साइकिल इतनी है। उसके बाद जो प्लास्टिक रिंग्स होती हैं, ठीक है, यहां पे आप देख पाओगे प्लास्टिक के अलग अलग छल्ले होते हैं, वो रिंग्स होती हैं, वो सब यहां पर 400 साल तक पड़ी रह सकती है एनवायरमेंट के अंदर, वो उसका कुछ होगा नहीं। जो प्लास्टिक की वाटर बॉटल होती है, यहां पे आप देख पाओगे 450 ईयर्स की लाइफ साइकिल होती है इनकी। कॉफी के पॉड हो गए 500 ईयर्स की लाइफ साइकिल होती है। प्लास्टिक के कप की अगेन 450 ईयर्स की लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। जो डिस्पोजेबल डायपर होता है, इसकी भी यहां पर लाइफ साइकिल यहां पर आप देख पाओगे 500 ईयर्स की देखने को मिलेगी। अगेन टूथ ब्रश की यहां पे लाइफ साइकिल देखोगे तो 500 ईयर्स की देखने को मिलेगी। तो अपने आप एक कंसर्न वाली बात है। और प्लस उसके बाद आपने देखा कितने लंबे समय तक रहता है ये एनवायरमेंट के अंदर। तो क्या एनवायरमेंट में ऐसे ही पड़ा हुआ है शांति से? नहीं, ये यहां पर पूरे एनवायरमेंट को पल्यूट कर रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है।
ठीक है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है ना, ये ज्यादातर रिसाइकिल हो ही नहीं पाता, खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो पाता। अब रिसाइकिल नहीं हो पा रहा है, इसको हम दोबारा यूज नहीं कर पा रहे हैं और वो एनवायरमेंट में ऐसे ही पड़ रहा है। ठीक है, इससे बहुत सारी अलग अलग जहरीली चीजें निकल रही हैं। ठीक है, जहरीली यहाँ पर पोल्यूटेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि हमारे लगातार एनवायरमेंट में एंटर होते रहेंगे। हमारे जो ओशन है, जो हमारी वाटर बॉडीज है, उनको बर्बाद करता हुआ नजर आएगा। आप देख पाओगे यहाँ पर ओशन के अंदर स्टारबक का कप पड़ा हुआ है। उसके बाद बहुत सारे जो ये मैरीन एनिमल्स हैं, ठीक है, जो हमारे जानवर हैं बहुत सारे, उनके लिए काफ़ी बड़ा ये प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, ये जो प्लास्टिक है ये इन एनिमल्स के लिए काफ़ी घातक साबित हो जाती है, क्योंकि ये बहुत सारे एनिमल्स तो इस प्लास्टिक को खा भी लेते हैं, खाने की वजह से भी उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो वो लोग भी सफ़र कर रहे हैं। या फिर डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पे हमारे फूड चेन के अंदर एंटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप देख पाओगे बहुत सारे लोग सी फूड खाते हैं। ठीक है, बहुत सारे फूड यहाँ पर खाए जाते हैं। अगर मान लो यहाँ पर फिश ने क्या किया, ये प्लास्टिक को खाया, ठीक है, अब वो फिश को आप खाओगे तो इससे क्या होगा, यहाँ पर वो जो प्लास्टिक है वो यहाँ पर डायरेक्टली हमारे फूड चेन के अंदर एंटर हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हमें ये सिंगल यूज प्लास्टिक को त्याग देना चाहिए। यहाँ पे आप देख पाओगे इस प्रकार से आप देख रहे होंगे एनिमल्स यहाँ पर इस प्लास्टिक को खा लेते हैं, उनके पेट में प्लास्टिक पहुंच जाता है। यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से यहाँ पर जो गार्बेज वगैरह वो खा लिया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, अलग अलग एनिमल्स इसको खा लेते हैं। नाउ तो फाइंडिंग्स में हमने बात की कि प्लास्टिक पोल्यूशन को हमें एंड करना है। ठीक है, क्यों एंड करना है, आपने रीज़न देखा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया इसी टॉपिक के अंदर जो दुनिया भर के मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स फॉर द एनवायरमेंट, जो भी एनवायरमेंट को लेकर बातचीत करते जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, इन सब ने मिलकर अग्री कर लिया है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कमेटी को बनाएंगे। उस कमेटी का नाम होगा इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। ये जो कमेटी होगी इसका मेजर मकसद यहाँ पर यह होने वाला है कि प्लास्टिक पोल्यूशन को इंटरनेशनली खत्म करें। पूरे यूनिवर्स है, पूरे यहाँ पर आप कह सकते हो कि हम लोग कह सकते हैं पूरे पृथ्वी से हम लोग प्लास्टिक को खत्म करें। ठीक है, ये जो कमेटी होगी ये काम करना स्टार्ट करेगी 2022 से, इसी साल से स्टार्ट कर देगी। इसका मेजर मकसद है कि हम लोग क्या करें, दुनिया भर में एक बाइंडिंग एग्रीमेंट करें और 2024 तक हम लोग का मेजर मकसद है कि हम लोग प्लास्टिक को खत्म कर दें। ये जो डेवलपमेंट है इसको बोला जा रहा है, देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एनवायरमेंटल डील होने वाली है, क्योंकि ऐसी कोई डील ना 2015 में हुई थी जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। तब हमने क्लाइमेट को लेकर कोई बड़े बड़े स्टेप्स उठाए थे, तब से अभी तक ऐसे कोई स्टेप्स उठाए नहीं गए। तो ये जो डेवलपमेंट है अपने आप में इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये यहाँ पर बताया गया। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, अब हम लोग जब प्लास्टिक को एंड करेंगे तो प्लास्टिक को एंड करने से फायदा क्या होगा, आपने समझ लिया। क्योंकि आज के टाइम पर प्लास्टिक का हमारे एनवायरमेंट के ऊपर कितना खतरनाक इंपैक्ट पड़ रहा है वो भी आप लोगों ने समझा। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक है ये ह्यूमन हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है, ना केवल एनवायरमेंट के लिए, ना केवल मैरीन एनिमल्स के लिए, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए भी काफ़ी हानिकारक देखने को मिलेगी। हमारी फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है, उसके बाद यहाँ पर हार्मोनल एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है, ब्रेन एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्लास्टिक को जला दो, एयर पोल्यूशन बहुत होता है, ठीक है, और प्लास्टिक को जलाने के बाद जो पोल्यूशन निकलता है वो और ज़्यादा डेंजरस होता है। उसके बाद लगभग 800 से ज़्यादा जो मैरीन और कोस्टल प्रजातियां हैं, अलग अलग जानवर हैं, वो यहाँ पर इस पोल्यूशन से परेशान है। उसके बाद ये लास्ट वाला डेटा आप लोग कोट कर सकते हो कहीं पर भी अपने मेंस में, ठीक है, तो इसको कोट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा डेटा है। लगभग बताया गया 11 मिलियन जो टन प्लास्टिक है, प्लास्टिक का वेस्ट फ्लो वो हर साल ओशंस में देखने को मिलता है और 2040 तक बोला जा रहा है ये ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये देखने को मिल सकता है कि अभी 11 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट फ्लो हो रहा है ओशंस में और 2040 तक ये ट्रिपल हो सकता है। अपने आप में एक ह्यूज डिजास्टरस थिंग देखने को मिलेगी अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो। क्लियर हुआ? तो प्लास्टिक वेस्ट को लेकर सबसे पहली बात हुई है इस असेंबली के अंदर, ध्यान रखना। दूसरा टॉपिक क्या उठाया गया, रिजोल्यूशन ऑन मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स एंड वेस्ट। तो पहला तो पोल्यूशन को, प्लास्टिक को टैकल करना है, दूसरा केमिकल्स और वेस्ट को टैकल करना है। यहां पर सपोर्ट किया गया कि भाई हम लोग क्या करेंगे, एक साइंस पॉलिसी पैनल बनाएंगे और वो साइंस पॉलिसी पैनल अच्छे से काम करेगी, केमिकल्स और जो वेस्ट होगा उसको कंट्रोल करने का ये काम करने वाली है। तो दूसरा पॉइंट इसके ऊपर फोकस किया गया, लेकिन जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डिटेलिंग दी गई है ना, सारे आर्टिकल्स आप पढ़ लेना, सारे न्यूज़पेपर पढ़ लेना, जहां पर भी इस टॉपिक के बारे में मेंशन है वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक के बारे में चर्चा की गई है। मैं अलग से यहां पर टॉपिक ऐड कर रखा हूं, ठीक है, ताकि आपको और थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाए। क्लियर हुआ? तो ये तो जानकारी यहां पे इसके ऊपर डिस्कशन हुआ। दूसरा और क्या डिस्कशन हुआ, रिजोल्यूशन फोकस्ड ऑन नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है उसके ऊपर भी फोकस किया गया। ठीक है, यहां पर इन्होंने फोकस किया है कि जैसे कि हम लोग कुछ एक्शंस लेंगे, क्या करेंगे, हम लोग यहां पर अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, उसके बाद रिस्टोर करेंगे। ठीक है, हम लोग अपने इकोसिस्टम को मैनेज करेंगे, 2030 तक हम लोग ये सारा काम करने वाले हैं, तो इस चीज के ऊपर फोकस किया गया। उसके बाद रिजोल्यूशन ऑन एनिमल वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं इन्होंने डिस्कशन किया कि हम लोग एनिमल्स को प्रोटेक्ट करेंगे, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोला गया। साथ ही साथ यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो भी वेलफेयर रिक्वायरमेंट्स है वो सब हम लोग यहाँ पर पूरी करने वाले हैं। मतलब जानवरों को जो भी ज़रूरत है हम लोग वो प्रोवाइड करवाएंगे और जानवरों की ज़िंदगी यहाँ पर बचाने के ऊपर पूरा फोकस रखने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे जो एनिमल्स की प्रजातियां वो आपको पता है खत्म हो जाती हैं, और प्रजाति अगर एक्सटिंक्ट हो जाती है तो इससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और वो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हमारे नेचर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये बताया गया, तो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद प्लास्टिक को लेकर कुछ रिकमेंडेशन भी दी गई है कि भाई यहाँ पर ये जो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया इस असेंबली ने बोला कि प्लास्टिक का आप यूज़ कर भी रहे हो तो ऐसी प्लास्टिक होनी चाहिए जिसको रीयूज किया जा सके, वापस से यूज कर लें। क्यों? क्योंकि एक बार प्लास्टिक आपने यूज कर ली, ठीक है, उसको वापस से रीयूज कर लोगे, फिर यूज कर लोगे, फिर यूज कर लोगे, तो वो एनवायरमेंट के अंदर नहीं जा रही है। लेकिन एक ऐसी प्लास्टिक है जिसको यहां पर आपने यूज किया, थ्रो कर दिया, ठीक है, यूज किया और फेंक दिया। अब यहां क्या है, वो यहां पर एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रही है। तो यहां पे प्लास्टिक हो लेकिन वो क्या हो, रीयूज की जा सके, और रीयूज करने के बाद जब हमने उसको फेंक दिया तो उसको वापस से रिसाइकिल किया जा सके, मतलब नई प्लास्टिक ना बने, इसी को हम लोग रिसाइकिल कर लें, इसी से नई प्लास्टिक बन जाए और उसको रिस्टोर करते रहें, उसको रीयूज करते रहें। तो बेसिकली ये हमारा मेजर मकसद है। तो ऐसी प्लास्टिक के ऊपर काम किया जा सकता है। क्लियर हुआ? साथ ही साथ मैंने आपको बताया इससे काफ़ी फायदे होंगे। नई प्लास्टिक खत्म हो जाएगी, हमारा बहुत सारा पैसा बचेगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बचेगा, 2040 तक काफ़ी सारा पैसा बचा पाएगी सरकार, प्लस पोल्यूशन भी कम होगा। तो बहुत सिंपल से पॉइंट है, इसमें कोई दिमाग मारने वाली बात है नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि देखो एनवायरमेंट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रोजाना एक ना एक एनवायरमेंट का टॉपिक ले ही आता हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि जीएस पेपर 3 का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, चीज़ें बदलती रहती हैं, ठीक है, करंट अफेयर के अंदर। तो आपको उसको ध्यान से लेकर चलना है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल और ज़बरदस्त होने वाला है। डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 के बारे में। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आईपीआर होता क्या है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती क्या है, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, सब कुछ हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। अगेन बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। इंडिया की जो रैंकिंग है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के अंदर, तो ये रैंकिंग थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, ये यहाँ पर एक रिपोर्ट ने बताया। ये रिपोर्ट कौन लेकर आया है? यूएससीसी, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स यहां पर लेकर आया है। तो अभी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, न्यूज़ क्या है, तो इंडिया की रैंक इंप्रूव हो चुकी है। जब आप लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इंडेक्स देखोगे तो भारत का जो स्कोर है वो पहले 38.4% था, अभी 38.6% हो चुका है। तो मतलब 0.2% से यहां पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है। कंट्री की जो रैंक है वो 43 है आउट ऑफ 55, ध्यान रखना, ये यहां पर बताया गया है। और इस साल 2022 का जो ये इंडेक्स है, यहाँ पर इसमें रैंक की थी कंट्री की, तो आपने देख ली। हमारा स्कोर कितना है वो भी आप लोगों ने देख लिया, मतलब कितने परसेंट से हम लोग ग्रो किया है हम लोग, वो आपने देख लिया। बट अगर हम बात करें इस ओवरऑल इंडेक्स के अंदर किसने सबसे ज्यादा टॉप किया, तो यूएस यहाँ पर टॉप पर आया है इस इंडेक्स के अंदर। अब इस इंडेक्स में देखा क्या जाता है, मैं आपको बताता हूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पहले तो आपको समझना होगा कि ये आखिरकार आईपीआर होता क्या है। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर अलग अलग चीजें आती है, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें आती हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर किसी व्यक्ति ने, कोई नया इनोवेटर है, उसने नया इन्वेंशन किया, नया आविष्कार किया। अब वो ये चाहता है कि मेरा वाला ये जो पॉइंट है, मेरा वाला जो ये आविष्कार है, वो दूसरे व्यक्ति कॉपी ना करे, तो उस पर क्या कर लेगा, वो कॉपीराइट ले लेगा, ठीक है। कॉपीराइट ले लेगा तो क्या होगा, अगर कोई दूसरा व्यक्ति ये कॉपी करता भी है तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर केस दर्ज किया जा सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पूरा की तरह से कॉपीराइट है, इस व्यक्ति का हक है। अगर किसी को कॉपी करना है तो इससे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर ये व्यक्ति परमिशन देता है तो उसके बाद वहाँ पर चीज़ें कॉपी की जा सकती हैं, अदरवाइज यहाँ पर वो कॉपी नहीं हो पाएगा। तो आपका कोई नया इनोवेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर आप उसके ऊपर कॉपीराइट ले सकते हो। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं बेसिकली, जो भी आपने जनरेट किया है, जो भी आपकी एक अनोखी चीज़ है, ठीक है, उसको आप यहाँ पर एक तरीके से उसके ऊपर एक लाइसेंस ले रहे हो, उसको आप लोग यहाँ पर अपना राइट के अंदर रख रहे हो, ठीक है। कोई सिंबल हो गया उस पर आप ट्रेडमार्क ले लोगे, ठीक है। कोई चीज़ हो गई इस पर कॉपीराइट ले लोगे, कोई चीज़ हो गई, कोई दवाइयों पे आपने पेटेंट सुना होगा, इस दवाई के ऊपर यहाँ पर इस कंट्री के पास पेटेंट है ना। अब वो उसके पास पेटेंट है तो वही बेच पाएगा, दूसरा बेच नहीं पाएगा, दूसरा कॉपी नहीं कर पाएगा। इसी वजह से बोला जाता है पेटेंट के ऊपर छूट दी जाए तो यहाँ पर दूसरी कंट्री उसको बना पाएगी, उससे आगे यहाँ पर वो और बना पाएगा। क्लियर हुआ? तो ये सारी बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स है, पहली चीज तो इसको कौन रिलीज करता है, तो इसको रिलीज किया जाता है हर साल
यूएस चैम्बर ऑफ जीआईपीसी का मतलब ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के थ्रू। ये जो इंडेक्स है इसको स्टार्ट किया गया था 2012 के अंदर। पहले यहाँ पर कुछ बहुत कम ही कंट्रीज थी जिनको यहाँ पर लेकर इस इंडेक्स को तैयार किया था। आज के टाइम पर कंट्रीज बहुत बढ़ चुकी हैं। इसके अंदर पैरामीटर्स क्या क्या हैं, देखो यहाँ पर कंट्रीज की रैंकिंग होती है 50 इंडिकेटर्स के ऊपर। वो 50 इंडिकेटर लगभग अलग अलग जगह पर डिवाइड है, जैसे कि कंट्रीज के अंदर पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन राइट, ट्रेड सीक्रेट, कमर्शलाइजेशन ऑफ आईपीएस एक्ट, एनफोर्समेंट, सिस्टमेटिक एफिशिएंसी, मेंबरशिप रेटिफिकेशन, इन सब को लेकर कितनी मजबूत पॉलिसीज हैं। मतलब जिस कंट्री के अंदर कॉपीराइट्स जितने मजबूत होंगे उसकी रैंक ऊपर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहां पर जिस कंट्री के अंदर पेटेंट राइट को लेकर जितनी ज्यादा मजबूत पॉलिसीज होंगी वो कंट्री की रैंक ऊपर आ जाएगी। तो अभी यूएस के अंदर ये सारी जो पॉलिसीज हैं इन सब चीजों को लेकर वो बहुत ज्यादा रोबस्ट है, बहुत ज्यादा मजबूत है। इस वजह से यहां पर यूएस की रैंक आपको टॉप पर देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ? सिंपल सा फंडा था। नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात करें तो इसका मतलब यहां पर क्या होता है, क्रिएशन ऑफ द माइंड को प्रोटेक्शन देना। यानी कि आपने कोई क्रिएट किया, कोई इन्वेंशन है, कोई लिटरेरी, कुछ आपने लिखा, कुछ नॉवल लिखी, कुछ भी लिखा, कुछ आर्टिस्टिक वर्क है, कुछ डिजाइन है, आपका कुछ सिंबल आपने डिजाइन किया, कोई नाम है, कोई इमेज है, ठीक है, जो कि आप लोग यूज कर रहे हो, अपने कंपनी के अंदर यूज कर रहे हो, अपने सिंबल का यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, ठीक है, जो कि आपको एक पहचान दे रहा है, तो उसके ऊपर यहां पर एक प्रोटेक्शन दी जा सकती है और वो प्रोटेक्शन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाते हैं, ठीक है। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है बेसिकली यहां पर जो आपकी ये मतलब कि जो भी आपका क्रिएशन है, जो भी आपने क्रिएट किया है, वो जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो लॉ के माध्यम से। और लॉ कौन से हो सकते हैं? पेटेंट लॉज, कॉपीराइट लॉज, ट्रेडमार्क लॉज। क्लियर हो चुका, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली आपको ये प्रोटेक्शन देने के लिए काम करता है जिससे कि इंसान और नए नए इनोवेशन करे, क्योंकि अगर यहाँ पर उस व्यक्ति के पास इनोवेशन के लिए उसके पास मतलब कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। मान लो एक व्यक्ति ने कुछ नया आविष्कार किया, ठीक है, अब आविष्कार करने के बाद उसके पास कोई भी हक नहीं है उसको प्रोडक्शन देने का, तो क्या होगा, वो कॉपी हो जाएगा आराम से। और कॉपी होने के बाद कोई दूसरा बड़ा व्यक्ति उसको आराम से कॉपी करके उसको सेल कर सकता है, आगे कमर्शलाइज कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वो जो इन्वेंशन की होने की प्रोसेसिंग है वो रुक जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अपने आप में बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, जो कि हमारे युवा को आगे लेकर जाते हैं, इनोवेशंस को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाते हैं, क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो इंपॉर्टेंस इसका क्या है, समझ गए? इंपॉर्टेंस यही है कि ये हमें सपोर्ट करता है, प्लस जो क्रिएटिविटी को सपोर्ट करता है, और क्रिएटिविटी सपोर्ट होगी तो इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि नई नई यहाँ पर चीज़ें आती हुई नजर आएंगी। क्लियर हुआ? चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। थर्ड आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हम बात करेंगे पॉलिटी को लेकर। आज मैंने आर्टिकल ऑलरेडी कम लिए हैं क्योंकि आज मैं दिन भर बाहर था यार, तो आर्टिकल लेकिन जो भी लिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि हमारा फ्लो ना बिगड़े, तो मैं यहाँ पर इसी वजह से वीडियो को क्रिएट कर चुका हूँ। पीपीटीज काफ़ी क्रिएट हो चुकी हैं, तो मैंने सोचा चलो अब यार रिकॉर्ड भी करते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर बहुत कुछ जानने के लिए, बस खाली ध्यान से सुनते रहना। तो जीएस पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट कर सकते हो। राज्यसभा के बारे में सुन लिया, बस भाई जीएस पेपर 2 पॉलिटिक्स के अंदर आएगा ये आर्टिकल। हुआ क्या है, तो चंडीगढ़ डिमांड कर रहा है कि भाई चंडीगढ़ को एक राज्यसभा के अंदर एक सीट मिलनी चाहिए। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी आपको पता होगा, तो एक राज्यसभा के अंदर सीट मांग रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है, पहले हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम लोग सब कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल एक्सप्लेन पेज पर यहाँ पर ये सारी बातें बताई गई हैं। चंडीगढ़ की तरफ से जो चंडीगढ़ का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इन्होंने यहाँ पर बोला कि आर्टिकल 80 को अमेंड करो, इसके अंदर बदलाव करो, और राज्यसभा के अंदर चंडीगढ़ से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से यहाँ पर एक सीट देनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा है क्या सब कुछ। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है, जो नगर निगम होता है। ठीक है, ध्यान रखना इसके बारे में। पहले मैं आपको कुछ बेसिक के ऊपर लेकर चलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट जो है। सबसे पहली चीज, जब हम लोग बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की, आपको पता होगा हमारे पास कितनी यूनियन टेरिटरीज है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो ये 3 यूनियन टेरिटरी तो आपको देखने को मिलेंगे। ये 3 यूनियन टेरिटरी को अलग रख लो। कहोगे अलग क्यों रख लो, तो अभी मैं बताऊंगा क्यों रख रहे हैं हम इनको अलग। उसके बाद बाकी लद्दाख, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली, उसके बाद यहाँ पर दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड्स आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब देखने को मिलेंगे। तो आप कहोगे कि चलो हमने यहाँ पर ये देख लिया, ये आपने ऊपर वाली 3 यूनियन टेरिटरी को अलग क्यों बोला? ये अलग इसलिए बोला क्योंकि ये पुडुचेरी, दिल्ली और यहां पर जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 टेरिटरी इकलौती ऐसी टेरिटरीज हैं जिनको राज्यसभा के अंदर एक सीट मिली हुई है। ठीक है, तो इनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा के अंदर देखने को मिलता है। बाकी यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा के अंदर नहीं होता। अभी हम पूरा राज्यसभा क्या है, आपको पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस देखने को मिलते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, तो क्या है यहां पर जो ये 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, इनका राज्यसभा के अंदर यहां पर देखने को मिलेगा
एक रिप्रेजेंटेशन है, एक व्यक्ति यहां पर बैठा होगा, बट यहां पर आप देख पाओगे बाकी यूनियन टेरिटरीज का कोई भी राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसमें जिन टेरिटरीज का, जो ये नीचे वाली टेरिटरीज हैं, इनका राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इसमें चंडीगढ़ भी है, चंडीगढ़ भी यहां पर है जिसका राज्यसभा के अंदर कोई नहीं है, ठीक है। लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा लेकिन राज्यसभा के अंदर नहीं। तो चंडीगढ़ चाहता यह है कि जो इनका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो नगर निगम है, ये लोग सब आपस में जो भी इनके हेड होंगे फिर उसके बाद यहां पर ये चूज करके राज्यसभा के अंदर एक व्यक्ति को लेकर आना चाहते हैं। तो ये चंडीगढ़ जैसे पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर है, उसी प्रकार से चंडीगढ़ भी इसी कैटेगरी में आना चाहता है। चंडीगढ़ भी कह रहा है कि हाँ, हमारा भी राज्यसभा के अंदर एक मेंबर होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो ये था यहां पर मुद्दा जो कि मैंने आपको सिंपल से शब्दों में बहुत आसान तरीके से समझा दिया है। क्लियर हुआ? तो अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। इसमें काफी सारी फैक्चुअल चीजें हैं जो कि जाननी है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी कोई भी सीट आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, कहां पर? लेजिस्लेटिव के असेंबली के अंदर। लेकिन यहां पर इसकी एक सीट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, कहां पर? लोकसभा के अंदर। देखो, लोकसभा के अंदर सभी की सीट आपको देखने को मिलेगी, बट यहां पर राज्यसभा के अंदर इसकी सीट नहीं देखने को मिलेगी। तो राज्यसभा के अंदर अभी मांग की जा रही है कि राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन मिले। राज्यसभा के अंदर किन किन की सीट है? सिर्फ यहां पर आप देख पाओगे 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, बाकी सारे स्टेट्स की सीट्स होती हैं, आपको पता होगा, लेकिन ये 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी सीट्स आपको देखने को मिलेगी राज्यसभा के अंदर। इसी के अंदर चंडीगढ़ भी अपनी मांग कर रहा है। क्लियर हुआ? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो सारी बातें की गई हैं, ये कैसे की गई? तो चंडीगढ़ यहां पर एक प्राइवेट बिल लेकर आता है, ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल। अब प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, पब्लिक मेंबर बिल क्या होता है, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बताऊंगा। उससे पहले एक चीज और समझ लो। तो आपने समझ लिया चंडीगढ़ की मांग क्या है, राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन की मांग है। तो कैसे इन्होंने बोला? तो चंडीगढ़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अप्रूव कर दिया। इन्होंने एक बोला कि ठीक है, आपको करना क्या है। इन्होंने सबने मिलकर लिख दिया केंद्र सरकार को और बोला कि भाई जो आर्टिकल 80 है इसको अमेंड करो, आर्टिकल 80 के अंदर चेंजेस करो। नाउ आर्टिकल 80 क्या बोलता है? तो आर्टिकल 80 ही तो है मेन। आर्टिकल 80 जो हमारे संविधान का, वो यहां पर डील करता है पूरे राज्यसभा के कॉम्पोजिशन से, कितने कितने स्टेट से कितने कितने लोग हैं, कितने लोगों की स्ट्रेंथ है, प्रेसिडेंट ने कितने लोगों को चुन रखा है। तो वो सारी चीजें यहां पर क्या है, राज्यसभा के अंदर जो भी चीजें मेंशन्ड है, राज्यसभा का जो भी कॉम्पोजिशन है, वो आर्टिकल 80 के अंदर मेंशन्ड है। तो चंडीगढ़ ये बोल रहा है आर्टिकल 80 के अंदर चेंजेस करो, अमेंडमेंट करो, क्योंकि जब यहां पर बदलाव होगा तभी तो चंडीगढ़ को सीट मिलेगी। तो अभी यहां पर चंडीगढ़ ने यह बोला है कि राज्यसभा के अंदर आर्टिकल 80 के अंदर चेंजेस करो और हम लोगों को राज्यसभा में एक रिप्रेजेंटेशन दे दो, क्योंकि अभी तक राज्यसभा के अंदर हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन है नहीं। क्लियर हुआ? तो मामला बहुत सिंपल शब्दों में खत्म हो चुका है। ये सारी बातें प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से की गई हैं। तो प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है, मैं आपको वो भी बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पर प्राइवेट मेंबर बिल के साथ साथ चलो पब्लिक मेंबर बिल बता देता हूं। तो ये आपके पता है पॉलिटी के बहुत सारे टॉपिक हैं, ये अलग अलग चैप्टर हैं। एग्जैक्टली आप देख पाओगे पॉलिटी का कोई भी लक्ष्मीकांत की किताब उठाना, आपको बहुत सारी डिटेल में यहां पर बातें मिलेंगी। चलो मैं आपको यहां पर बताता हूं क्या क्या डिफरेंस है। देखो, प्राइवेट मेंबर बिल और पब्लिक मेंबर बिल, नाम से समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। देखो, पब्लिक बिल को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, आप लोग ऐसे समझ सकते हो। कैसे? देखो, जो पब्लिक बिल है इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में एक मिनिस्टर के थ्रू। मान लो बीजेपी की सरकार आज के टाइम पर चल रही है, तो जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी का एक मिनिस्टर जो है यहां पर इस बिल को लेकर आता है। वहीं पर जो प्राइवेट मेंबर बिल है इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन अ मिनिस्टर। मतलब वो भी एमपी तो होगा लेकिन वो मिनिस्टर नहीं होगा। मान लो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, अब ये रूलिंग पार्टी है, इधर ओपोजिशन पार्टी है, तो जो प्राइवेट मेंबर बिल है ना, वो ज्यादातर अक्सर ओपोजिशन पार्टी के थ्रू लाया जाता है। बस इतना सा याद रखना। तो पब्लिक मेंबर बिल में एक ऐसा व्यक्ति है जो कि मिनिस्टर है, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल में यहां पर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी तो है लेकिन वो करंट मिनिस्टर नहीं है। तो यहां पर क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हो ओपोजिशन पार्टी वाला जो कि इस बिल को लेकर आ सकता है। तो अभी यहां पर प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो कि अभी चंडीगढ़ के थ्रू लाया गया। क्लियर हुआ? अब यहां पर अपने पहला पॉइंट क्लियर कर लिया। अब बात करें पब्लिक बिल के दूसरे पॉइंट के ऊपर। तो यहां पे बोला गया ये रूलिंग पार्टी को यहां पर रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा, प्राइवेट मेंबर बिल अपोजिट पार्टी को रिफ्लेक्ट करता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर उसके बाद यहां पर देखो पब्लिक बिल में क्या होता है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका बिल अप्रूव हो जाता है, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल में बहुत कम चांस होते हैं, ये अप्रूव हो ही नहीं पाता, ठीक है, इसको रिजेक्शन मिल जाता है। तो अगर हम लोग बात करें पब्लिक बिल को अगर रिजेक्शन मिलेगा तो सरकार भी जा सकती है, सरकार को मतलब रिजाइन करना पड़ सकता है। क्योंकि क्या होगा, पब्लिक बिल अगर जब पास नहीं होगा लोग सोचेंगे यार लोकसभा से बिल पास नहीं हुआ, तो इसकी चक्कर में पर मतलब सरकार का कोई यहां पर महत्व ही नहीं है, लोकसभा से बिल पास नहीं हो पाया, तो इसकी चक्कर में सरकार को रिजाइन करना पड़ जाता है। बट यहां पर इसका कोई असर पड़ता नहीं क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी है, पहले से सत्ता में नहीं है, तो यहां पर बिल पास कर दिया, रिजेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, खत्म मामला।
क्लियर हुआ। उसका जो पब्लिक बिल होता है इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं हाउस के अंदर, और यहाँ पर क्या होता है जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग को 7 दिन पहले एक नोटिस देना होता है। वहीं पर जो प्राइवेट बिल होता है इसको जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो 1 महीने पहले नोटिस दिया जाता है। क्लियर हुआ। तो ये कुछ चीजें थी, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल के बीच के डिफरेंस की। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट भी रह गया। हाँ, लास्ट पॉइंट रह गया है। देखो, ये जो बिल है इसको ड्राफ्ट किया जाता है पूरे डिपार्टमेंट के थ्रू। ये लोग आपस में जो लॉ डिपार्टमेंट होता है उससे बातचीत करके कंसल्टेशन करने के बाद इस बिल को लेकर आते हैं। लेकिन प्राइवेट बिल के बारे में देखोगे तो इसको ड्राफ्ट किया जाता है, और ड्राफ्ट करने के बाद कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, जो कि इस बिल को लेकर आया, जो मेंबर, पर्टिकुलरली जो मेंबर इस बिल को लेकर आया है वही यहां पर रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर हुआ। तो ये हो गई बात है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आज का लास्ट आर्टिकल हमारा, लास्ट आर्टिकल, हाँ बिल्कुल लास्ट आर्टिकल है। मैंने आपको जैसा बताया आज मैं दिन भर यार काफ़ी बिजी था तो कुछ ही आर्टिकल लगा पाया हूँ, लेकिन आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देख लिया होगा। अगला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात की गई है एक्सरसाइज धर्म गार्जियन के बारे में। एक्सरसाइज कौन सी, ठीक है, वाली एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्सरसाइज है अभ्यास वाली। ठीक है, ध्यान रखना। इस आर्टिकल को आप लोग सिंपली रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 3 डिफेंस से। ठीक है, तो एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2022 है क्या? इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। इंडिया जापान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है बेलागांव के अंदर। बेलागांव या बेलागवी आप कह सकते हो। बेलागवी खुद यहाँ पर एक डिस्प्यूटेड प्लेस है, मैं आपको दिखाता हूँ और सब कुछ समझाऊंगा, ये भी आपको थोड़ा सा बता दूंगा। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है मंडे में, ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। जॉइंट मिलिट्री, सॉरी संडे में, मंडे में, संडे में। देखो, जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज धर्म गार्डियन 2022 वाली एक्सरसाइज है। इंडिया जापान के बीच में हो रही है। कहां पर होगी? बेलागावी या बेलागांव आप बोल सकते हो, कर्नाटका के अंदर है। 27 फरवरी से लगभग 10 मार्च तक यहां पर यह अभ्यास चलने वाला है। तो इंडिया जापान के बीच में यहां पर यह अभ्यास चलेगा। क्लियर हुआ। मतलब 27 फरवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 10 मार्च तक यहां पर यह चलेगा। आज जो हमारी 5 मार्च हो चुकी है। ठीक है, पहली बात लोकेशन देख लो। लोकेशन आपको यहां पर ये वाली देखने को मिलेगी। ये है बेलागावी, जिसको हम लोग बेलागांव भी बोलते हैं। ऊपर महाराष्ट्र है, नीचे कर्नाटका, बीच में ये वाली प्लेस आपको देखने को मिलेगी। नाउ ये प्लेस अपना में बहुत डिस्प्यूटेड रीजन है। डिस्प्यूटेड क्यों है? क्योंकि महाराष्ट्र बोलता है मुझे ये जगह चाहिए और कर्नाटका के पास ऑलरेडी ये जगह है। ठीक है, मतलब ये कर्नाटका के उसमें है, बट यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो एक तरीके से जिनकी जो बोलते हैं वो मराठी लैंग्वेज वाले, मराठी भाषा वाले लोग देखने को मिलते हैं। तो महाराष्ट्र बोलता है यहाँ पर जब भाषा के आधार पर स्टेट टूटा है तेलंगाना, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ये जो स्टेट है ये महाराष्ट्र को होना चाहिए। ये जो पर्टिकुलर रीजन है बेलागावी वाला, ये महाराष्ट्र को होना चाहिए। तो ये अपने आप में एक अलग डिस्प्यूट है। ठीक है, तो आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, और मैंने उसको कट डाउन करके रखा हुआ है। यार मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ पे रखा हुआ है। वैसे मैंने अपलोड करा हुआ है यूट्यूब पर, एक दूसरे चैनल से अपलोड किया था मैंने, बहुत पहले अपलोड किया था। ठीक है, पिछले साल की बात है। तो सर्च करोगे अगर बेलागावी डिस्प्यूट, ठीक है, तो शायद आप लोगों को मिल भी जाए, देख सकते हो। बट फिलहाल अभी यहाँ पर इतनी सी जानकारी ले लो, ये चर्चा में आता रहता है, हम डिस्कस करते रहते, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर, सॉरी वही आर्टिकल है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एक्सरसाइज धर्म गार्डियन 2022 के बारे में आप लोगों ने बात कर ली। ठीक है, क्या क्या हो गया वो सब हमने डिस्कशन कर लिया। ये एक एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है। ठीक है, हर साल यहाँ पर आपको एक्सरसाइज देखने को मिलती है, जिसकी स्टार्टिंग हुई थी इंडिया के अंदर 2018 से चल रही है एक्सरसाइज। ये जॉइंट एक्सरसाइज है। इसके अंदर क्या होता है, दोनों कंट्रीज की जो यहाँ पर आप कह सकते हो फोर्सेस है वो आपस में काफ़ी कुछ बातचीत करती है। जो दोनों कंट्री की मिलिट्री हैं वो आपस में अभ्यास करती हैं, आतंकवाद से कैसे लड़ा जा सकता है, ठीक है, कैसे लड़ाई की जा सकती है। प्लस दोनों कंट्रीज के जो मिलिट्री उनको बहुत कुछ आता होगा, तो जो हमें कुछ स्पेशल आता है हम वो उनको सिखाते हैं, उनको कुछ स्पेशल आता है वो हम लोग को सिखाते हैं। ये यहाँ पर बोला जाता है। तो स्पेशल फोकस दिया जाता है चीज़ों के ऊपर, प्लस स्किल्स के ऊपर फोकस दिया जाता है, प्लस यहाँ पर फोकस दिया जाता है कि कैसे हम दुनिया भर से टेररिज्म को खत्म कर सकते हैं, ग्लोबल टेररिज्म से कैसे लड़ सकते हैं। ठीक है, साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, देखो एक चीज और देखने को मिलती है, जब दोनों कंट्रीज की मिलिट्री नेवी फोर्सेस जब भी अभ्यास कर रहे हैं तो क्या होता है, उन दोनों कंट्रीज के जो डिफेंस रिलेशंस है ना वो और ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आते हैं। तो क्लियर हुआ, इससे यहाँ पर क्या होता है, रिलेशंस भी हमारे काफी मजबूत हो जाते हैं। नाउ ये तो आप लोगों ने डिस्कस कर लिया गार्जियन पूरे एक्सरसाइज के बारे में। अब देखो भारत ना और भी बहुत सारे अभ्यास करता है, जिसमें से ध्यान रखना जापान के साथ हमारे कौन कौन से अभ्यास होते हैं। तो एक एक्सरसाइज तो ऐसी है जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज के अंदर क्वाड की चारों कंट्रीज मिलकर अभ्यास करती हैं। चारों कंट्रीज जैसे कि जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया खुद, तो ये चारों कंट्रीज मिलकर अभ्यास करती हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्वाड कंट्रीज के बीच में जो अभ्यास होता है उसको हम लोग बोलते हैं मालाबार एक्सरसाइज। उसके बाद जापान और भारत की नेवी के बीच में होता है जिमेक्स,
उसका जापान और भारत की एयरफोर्स के बीच में होता है शिन्यू मैत्री। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं, ध्यान रखना। बाकी मैंने आपको धर्म गार्जन के बारे में बता ही दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फटाफट क्वेश्चंस को देखते हैं। इन क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर पाओगे अगर आप लोगों ने वीडियो काफी अच्छे से सुन लिया है तो। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, डैश वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को लेकर जो डिसीजन लेने वाली एक बॉडी है, एक दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी है, उसका नाम बताओ। स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को रिलीज किया जाता है हर साल। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिर उसका डैश दिया हुआ है, एक बॉडी का नाम है, उस बॉडी का नाम बताना है। अगला क्वेश्चन, यार क्या हो गया, अगले क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा कट डाउन लगा लो, इसको नीचे आना था, ये इसी में ही चिपक सा गया है। अच्छा नहीं सही तो है यार, ये ऊपर है तो ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसके बाद ये कौन सी बॉडी के थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हर साल रिलीज किया जाता है, तो यहाँ पर ध्यान देना इसके बारे में, ठीक है। इसका आंसर आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि हमारे आप कह सकते हो कि कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान के अंदर जो कि डील करता है राज्यसभा के कॉम्पोजिशन से, ठीक है। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अगला क्वेश्चन, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है जिनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा के अंदर देखने को मिलेगा, तो उन यूनियन टेरिटरीज का नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। अगला क्वेश्चन, इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, 4 कंट्रीज जिसको हम लोग क्वाड बोलते हैं। क्वाड कंट्रीज के बीच में एक अभ्यास होता है, एक एक्सरसाइज होती है, उस एक्सरसाइज का नाम बताना है। अभी थोड़ी देर में पहले ही हम लोगों ने इसको कवर किया है। नाउ ये आंसर्स आपको मिल जाएंगे, बट यहाँ पे हम लोग अब फटाफट एक ओवरव्यू लेंगे पूरे वीडियो का, और इस ओवरव्यू के दौरान मैं आपको सारे आंसर्स भी बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर सारे आंसर्स को भी हम लोग देख लेंगे। तो पहला आर्टिकल हमने डिस्कस किया यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली को लेकर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा ही गया था, दुनिया की एक ऐसी सबसे बड़ी बॉडी जो कि एनवायरमेंट को लेकर डिसीजन लेती है, तो आपको यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ये 5वीं असेंबली हुई जहाँ पर डिस्कशन हुआ। हम लोगों ने मेजर फोकस काफ़ी सारे पॉइंट्स के ऊपर रखा। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि प्लास्टिक पोल्यूशन को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन का कितना बड़ा इंपैक्ट है हमारे एनवायरमेंट के ऊपर। उसके बाद एनिमल्स के प्रति कैसे कर सकते हैं, केमिकल्स वेस्ट को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। प्लस उसके बाद यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशन है, प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक कितना खतरनाक है, क्यों हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, कितने लंबे समय तक ये प्लास्टिक पड़ा रहता है एनवायरमेंट के अंदर, वो डिस्कस किया। उसके बाद हमने इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 के बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने देखा न्यूज़ क्या है, इंडिया की रैंक थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो उनके पैरामीटर्स होते हैं, वो क्या होते हैं। इस इंडेक्स को कौन लाता है हर साल, तो यहाँ पर GIPC लाता है। GIPC मतलब ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर लाता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो हमने डिस्कस किया। देन उसके बाद हमने डिस्कशन किया कि चंडीगढ़ डिमांड कर रहा है अभी उनको राज्यसभा की एक सीट चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 80 के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है। जो राज्यसभा का पूरा कॉम्पोजिशन है वो आर्टिकल 80 के अंदर है, तो इसका आंसर आपको ये देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ ने बोला इसके अंदर अमेंडमेंट करो, इसके अंदर बदलाव करके यहां पर आपको ये काम करना होगा। इसके लिए प्राइवेट मेंबर बिल को पास किया था। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया कि चंडीगढ़ की एग्जैक्टली डिमांड क्या है, कौन कौन से यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनके रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा के अंदर देखने को मिलेगा। तो आपको 3 यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगी, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है, और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यह हमने डिस्कशन कर ही लिया है कि पब्लिक बिल और प्राइवेट मेंबर बिल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज धर्म गार्डियन 2022 के बारे में हमने चर्चा करी है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ये जाना एक्सरसाइज ये कहाँ पर चल रही है, तो बेलगाव या बेलगांव के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी। बेलगांव अपने आप में एक डिस्प्यूटेड रीजन है जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बता दिया है। उसके बाद और ही बहुत सारे अलग अलग अभ्यास होते हैं। अभी आपसे पूछा गया क्वाड कंट्रीज के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, तो वो मालाबार अभ्यास होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसके बारे में। उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आई होप आप सभी लोग यहाँ पर खुद सॉल्व करने की भी कोशिश करोगे। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।